हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन एवं एमॉर्फस फॉर्म के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। ये जो पॉली है इसका मतलब होता है डिफरेंट एवं मॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम। पॉलीमॉर्फिज्म वह फिनोमिना है जिसमें कोई कंपाउंड एक से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉलीमॉर्फ है ये किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट की वह एबिलिटी है जिससे कोई कंपाउंड या एलिमेंट डिफरेंट इंटरनल लैटिक्स के साथ एक से अधिक क्रिस्टलाइन स्पेसीज से क्रिस्टलाइज हो। आप अपने डिस्प्ले पे इस पॉलीमॉर्फिज्म के डिफिनीशंस में देख पा रहे होंगे, हमने एक टर्म को मेंशन किया है इंटरनल लैटिक्स। आइए सबसे पहले हम इंटरनल लैटिक्स या फिर क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में स्टडी कर ले, जिसकी मदद से हम पॉलीमॉर्फिज्म को आसानी से स्टडी कर सकेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे वह सॉलिड मिलकर बने हुए हैं, अगर उस पार्टिकल को हम एक पॉइंट मान लें और उस पॉइंट को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करें तो जो हमें एक ज्योमेट्री प्राप्त होगी उसे ही हम क्रिस्टल लैटिक्स या फिर इंटरनल लैटिक्स कहते हैं। आइए इसी टर्म को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को जिससे वो सॉलिड मिलकर बना हुआ है। अगर इस पॉइंट को हम एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करें तो इसके कनेक्ट करने से जो हमें ज्योमेट्री प्राप्त होगी उस ज्योमेट्री को ही हम क्रिस्टल लैटिक्स या फिर इंटरनल लैटिक्स कहते हैं। और जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें जो कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है वो एक से अधिक डिफरेंट शेप के क्रिस्टल लैटिक्स के द्वारा क्रिस्टलाइज होता है। आप देख पा रहे होंगे सेम ही कंपाउंड है, लेकिन जो इसका इंटरनल लैटिक्स या क्रिस्टल लैटिक्स का जो शेप है वो लगातार चेंज होते जा रहा है। और किसी भी पार्टिकल का जो इंटरनल लैटिक्स या फिर क्रिस्टल लैटिक्स का जो शेप है अगर लगातार चेंज होते रहता है तो उसे हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं और इस फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे सेम पार्टिकल का जो इंटरनल लैटिक्स या क्रिस्टल लैटिक्स का जो शेप है वो लगातार चेंज होते जा रहा है। और ये जितने डिफरेंट प्रकार के जो इंटरनल लैटिक्स या क्रिस्टल लैटिक्स हमें प्राप्त हो रहे हैं इसे ही हम पॉलीमॉर्फ कहेंगे और इस पूरी फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे डिफरेंट प्रकार के ज्योमेट्री को देख पा रहे होंगे। ये जो ज्योमेट्री हमें प्राप्त हो रही है या फिर जो क्रिस्टल लैटिक्स प्राप्त हो रहा है वो हमें एक ही कंपाउंड का देखने को मिल रहा है, मतलब वो कंपाउंड जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म के कारण किसी भी ड्रग की केमिकल स्टेबिलिटी एवं उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, और अगर किसी केमिकल की स्टेबिलिटी एवं उसकी सॉल्युबिलिटी अगर चेंज हो गई तो वो इम्पैक्ट डालेगी ड्रग की बायोएबिलिटी पे, साथ ही उस ड्रग के डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी इम्पैक्ट डाल सकती है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है क्लोरामफेनिकोल। ये जो क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट है यह एक एंटीबायोटिक है और ये जो क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट है ये एग्जिस्ट करता है 3 प्रकार के क्रिस्टलाइन पॉलीमरिक फॉर्म में, जिसमें फर्स्ट है ए, सेकेंड बी एवं थर्ड सी। साथ ही ये एमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो हम ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये 3 पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ए, बी एंड सी। इसमें जो ए है वो स्टेबल पॉलीमॉर्फ है एवं जो बी है ये मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ है एवं जो सी है ये अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ है। ये जो क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट है ये एक प्रोड्रग है। इसमें जो क्लोरामफेनिकोल है ये एक्टिव पार्ट है एवं जो पाल्मिटेट है इसको इस्तेमाल करते हुए हम प्रोड्रग बनाए ताकि इसका जो बीटा टेस्ट है उसको मास्क किया जा सके। ये जो क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट है ये 3 प्रकार के पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
जो कि एक दूसरे से डिफरेंट क्रिस्टल लैटिक्स को कंटेन किया हो रहेगा। आइए अब हम पॉलीमॉर्फ के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो पॉलीमॉर्फ होता है इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में, जिसमें फर्स्ट है इनांसियोट्रॉपिक एवं सेकेंड है मोनोट्रॉपिक। ये जो इनांसियोट्रॉपिक है इसका एग्जाम्पल है सल्फर एवं जो मोनोट्रॉपिक है इसका एग्जाम्पल है ग्लिसराइल एस्टिएरेट। आइए सबसे पहले हम इनांसियोट्रॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो इनांसियोट्रॉपिक होता है इसमें अगर कोई पॉलीमॉर्फ एक पॉलीमॉर्फ अनदर पॉलीमॉर्फ में चेंज हो रहा है और ये जो चेंजेस है ये टेम्परेचर या प्रेशर के वेरी होने पर हो रही है, साथ ही ये जो चेंजेस हुआ वन पॉलीमॉर्फ का अनदर पॉलीमॉर्फ में ये रिवर्सिबल चेंजेस हुआ क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर एवं प्रेशर वेरी किया। तो ऐसे पॉलीमॉर्फ को हम इनांसियोट्रॉपिक कहते हैं क्योंकि इसमें वन पॉलीमॉर्फ अनदर पॉलीमॉर्फ में चेंज हो रहा है टेम्परेचर एवं प्रेशर को वेरी होने पे। जबकि वहीं बात करें मोनोट्रॉपिक का तो इसमें जो हमारा पॉलीमरिक फॉर्म रहेगा ये अनस्टेबल रहेगा ऑल टेम्परेचर एवं प्रेशर पे। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है ग्लिसराइल एस्टिएरेट। ट्रांजिशन टेम्परेचर को लोकेट करने के अलावा पॉलीमॉर्फ के प्रॉपर्टी के लिए इनांसियोट्रॉफी एवं मोनोट्रॉपी से रिलेटेड कोई जनरल मेथड नहीं है। आइए सबसे पहले हम ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर होता क्या है। ट्रांजिशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पे दो पॉलीमॉर्फ का एक आइडेंटिकल फ्री एनर्जी होता है, साथ ही दोनों पॉलीमॉर्फ को एग्जिस्ट करते हैं उस टेम्परेचर पे। साथ ही जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है इस पे दोनों पॉलीमॉर्फ के पास आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटी होता है किसी सॉल्वेंट के साथ एवं दोनों का आइडेंटिकल वेपर प्रेशर होता है। इसीलिए ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे दो पॉलीमॉर्फ अपने फिजिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों पॉलीमॉर्फ को। यही इसीलिए ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन सब के साथ ही प्री फॉर्मुलेशंस के दौरान रूम टेम्परेचर पर स्टेबल पॉलीमॉर्फ को आइडेंटिफाई कर लेना इम्पोर्टेंट है, जो स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए एवं प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले टेम्परेचर रेंज के भीतर संभव है। मतलब जो पॉलीमॉर्फ रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है उसको आइडेंटिफाई कर लेना, साथ ही उसके स्टेबिलिटी स्टडी एवं प्रोसेसिंग के दौरान उस टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करते रहना इम्पोर्टेंट है ताकि वो पॉलीमॉर्फ स्टेबल रह सके। ड्राइंग एवं मिलिंग के दौरान जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते रहना इम्पोर्टेंट है ताकि जो हमारा पॉलीमॉर्फ है वो स्टेबल रह सके उस टेम्परेचर रेंज में। यही कारण है कि रूम टेम्परेचर पर स्टेबल पॉलीमॉर्फ को आइडेंटिफाई कर लेना इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम स्टेबल पॉलीमॉर्फ एवं मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अगर कोई पॉलीमरिक फॉर्म शो कर रहा है लोएस्ट एनर्जी स्टेट एवं हायर मेल्टिंग पॉइंट एवं लीस्ट एक्वस सॉल्युबिलिटी तो ऐसे पॉलीमरिक फॉर्म को हम स्टेबल पॉलीमॉर्फ कहेंगे। जबकि कोई ऐसा पॉलीमरिक फॉर्म जो शो कर रहा है हायर एनर्जी स्टेट लोअर मेल्टिंग पॉइंट एवं हाईएस्ट एक्वस सॉल्युबिलिटी तो ऐसे पॉलीमरिक फॉर्म को हम मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ कहेंगे। ये जो स्टेबल पॉलीमॉर्फ होता है ये फिजिकली मोर स्टेबल होता है, जबकि वहीं बात करें मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ का तो ये फिजिकली लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू स्टेबल पॉलीमॉर्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ होता है इसके पास हायर एनर्जी स्टेट होता है, इसीलिए जो मेटा स्टेबल फॉर्म होता है इसके पास थर्मोडाइनेमिकली टेंडेंसी होती है कि ये अपने आप को स्टेबल फॉर्म में चेंज कर सके। तो ये जब मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ होता है ये कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल पॉलीमॉर्फ में। ये जो हमारा मेटा स्टेबल फॉर्म है ये अनस्टेबल फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर हम मेटा स्टेबल फॉर्म को कुछ समय के लिए ड्राई प्लेस पर रख दें तो ये मेटा स्टेबल फॉर्म स्टेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इन सब के साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेटा स्टेबल फॉर्म्स होता है उसकी जो एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जो मेटा स्टेबल फॉर्म होता है इसकी बायो एबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसे मेटा स्टेबल फॉर्म को हम प्रीफर्ड करते हैं फॉर्मुलेशंस के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ होता है उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी बेटर होने के कारण हम उसको प्रीफर्ड कर सकते हैं
फॉर्मुलेशंस में। लेकिन अगर हम मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ को इस्तेमाल करते हुए एक डोजेज फॉर्म को तैयार किए और उस डोजेज फॉर्म के अंदर अगर मेटा स्टेबल अपने आप को स्टेबल पॉलीमॉर्फ में चेंज कर लेगा, तो जिसके कारण उस ड्रग की बायो एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो मेटा स्टेबल होता है उसकी बायो एबिलिटी बेटर होती है, जबकि वहीं बात करें स्टेबल पॉलीमॉर्फ की तो इसकी बायो एबिलिटी लेस होती है। और ये जो मेटा स्टेबल है ये अपने आप को स्टेबल पॉलीमरिक फॉर्म में चेंज कर रहा है, तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि हम डिटरमाइन कर सके कि जो मेटा स्टेबल है इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सके। साथ ही ये जो मेटा स्टेबल है ये अपने आप को स्टेबल पॉलीमॉर्फ में किस रेट के साथ कन्वर्ट कर रहा है, इस रेट को भी डिटरमाइन करना मोर डिफ़िकल्ट टास्क है। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो हमारा मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ है इसका जब कन्वर्जन होता है स्टेबल पॉलीमॉर्फ में, तो इस कन्वर्जन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। हमने मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ को इस्तेमाल करते हुए एक सस्पेंशन डोजेज फॉर्म को तैयार किया और इस डोजेज फॉर्म में जो हमारा मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ था इसका कन्वर्जन अगर स्टेबल पॉलीमॉर्फ में हो रहा है तो इस कन्वर्जन के लिए वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें फर्स्ट है ड्रग सॉल्युबिलिटी विद इन द व्हीकल। मतलब ये जो सस्पेंशन है अर्थात जिस मीडियम में जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है उस मीडियम के साथ जो ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी किस प्रकार की है, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि जो हमारा मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ है इसका कन्वर्जन स्टेबल पॉलीमॉर्फ में। साथ ही सेकंड जो है वो है जो हमारा स्टेबल पॉलीमॉर्फ का न्यूक्लिएशन सीड है उसका प्रेजेंस, एवं जो थर्ड है वो है टेम्परेचर, एवं फोर्थ है एजिटेशन, एवं फिफ्थ पार्टिकल साइज। ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटा स्टेबल पॉलीमॉर्फ के कन्वर्जन के लिए।